एक बहुत सुंदर और शांत खुशहाल नगर था जहाँ राजा अरण्यदेव शासन किया करते थे। राजा अरण्यदेव अपनी प्रजा के लिए हमेशा से ही दयालु और दानवीर थे। प्रजा के लिए राजा का प्रेम बिल्कुल ऐसा था जैसे पिता और पुत्र का प्रेम हो। मगर बढ़ती उम्र राजा के लिए गहरी चिंता का विषय बन रही थी। क्या हुआ महाराज, किस गहरी सोच में हैं आप? हमें ऐसा लगता है आपके चेहरे की उदासी साफ साफ बयां कर रही है कि कोई ना कोई तो गहरी चिंता का विषय है जिसके कारण आपके चेहरे पर यह उदासी छाई हुई है। जरा हमें बताओ, शायद हम आपकी इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो। मंत्री जी, इस चिंता को दूर केवल समय ही करेगा। हम अपनी बढ़ती आयु से अत्यधिक निराश हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती बन रही है कि सिंहासन पर बिठाने के लिए राजकुमार अर्जुन अभी छोटे हैं। महाराज, आप चिंता ना करें। राजकुमार अर्जुन स्वयं को इसके लिए तैयार कर ही रहे हैं। अब देखो, धीरे धीरे वो तलवारबाजी में भी निपुण हो चुके हैं। आप बेफिक्र रहें। विरहमदेव जी, आप समझने का प्रयास कीजिए। तलवारबाजी में निपुण हो जाने से कोई भी राजा बनने योग्य नहीं हो जाता है। राजा बनने के लिए कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अत्यधिक कष्टों को झेलना पड़ता है और वो भावना अपने अंदर जगानी पड़ती है जिसके साथ प्रजा स्वयं ही उस व्यक्ति को राजा घोषित करने पर विवश हो जाए। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। समय की अपनी योजनाएं होती हैं। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। क्या पता समय ने क्या सोच रखा हो। आप थोड़ा सा धीरज रखिए और इस चिंता के विषय को कुछ दिनों के लिए विराम दीजिए। जी विरमदेव जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। समय की अपनी योजनाएं होती है। समय आने पर स्वयं ही सारी चीजें हो जाएगी। ऐसे भी हमारे मित्र चरणदास आने वाले हैं, आप उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। राजा अरण्यदेव अपने बचपन के मित्र चरणदास से वर्षों बाद मिलने की खुशी में अत्यधिक भावुक हो रहे थे। विरामदेव जी, शाम होने को आई है मगर चरणदास अभी तक आए नहीं। आप जरा पता कीजिए वे किस मार्ग से आ रहे हैं और कहीं मार्ग में उन्हें किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। जी महाराज, उनके पत्र के अनुसार वे वनकुट मार्ग से आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम कुछ सैनिकों को अपने साथ ले जाकर के पता करते हैं कहीं वे किसी दुविधा में तो नहीं है। मंत्री विरहमदेव अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर वैकुंठ जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते विश्राम के लिए मंत्री और सैनिक एक घने वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अरे हाय, अरे ये गर्मी, जरा कोई पानी पिला दो, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। काफी समय से चलते चलते सभी सैनिकों के मशक में पानी खत्म हो गया था। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी दो सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पानी की तलाश में चल देते हैं। सैनिकों, काफी समय हो चला है। हमारे पानी लेने गए सैनिक अभी तक लौटे नहीं। कहीं कोई समस्या में तो नहीं आ गया? मंत्री बाकी बचे सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार हुए और दोनों सैनिकों को खोजने निकल पड़ते हैं। चलते चलते मंत्री को एक झरने की आवाज आती है। मंत्री दोनों सैनिकों को झरने की ओर भेजते हैं। सैनिक आगे आगे और मंत्री पीछे पीछे। कुछ समय बाद सैनिक झरने के पास पहुंच जाते हैं और मंत्री कुछ दूर ही रुक गए। तभी झरने से एक अजीब सी रोशनी आती है।
और दोनों सैनिक पलक झपकते ही उस रोशनी में गायब हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या भाई, ये तो कोई माया जाल लगता है मुझे। लग रहा है चरणदास जी भी इसी झरने के अंदर गायब हो गए और राजा अरुण देव को सूचना देने के लिए मुझे इस झरने से दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा मैं भी इस मायावी झरने की चपेट में आ गया तो फिर राजा अरुण देव को इस झरने के बारे में सूचना कौन देगा। और मंत्री जी वहां से राजमहल की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राजा अरणदेव को सारी घटना बताते हैं। महाराज, उस मार्ग में एक मायावी झरना है जिसके अंदर हमारे सैनिक मेरी आंखों के सामने पलक झपकते ही गायब हो गए। हमें ऐसा लग रहा है जरूर आपके मित्र चरणदास जी भी उसी झरने की चपेट में आए होंगे। महाराज, हमें वो झरना कुछ मायावी लगता है, जरूर उसके पीछे कोई शैतानी ताकत होगी। विरहमदेव जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। अगर उस झरने में कोई मायावी शक्ति है और उस शक्ति के कारण हमने अपने परम मित्र चरणदास को खोया है और हमारे सैनिकों को उस झरने में कैद होते आपने देखा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप हमारे राजकुमार अर्जुन को हमारे समक्ष पेश कीजिए। अब समय आ चला है उनकी सिंहासन की परीक्षा लेने का कि वो राजा बनने योग्य हैं या नहीं। महाराज, नहीं नहीं, राजकुमार की जान को खतरा हो सकता है। वो झरना बहुत ही मायावी झरना है। हाँ हाँ महाराज, ऐसे तो अगर हमने राजकुमार को खो दिया तो हमारा क्या होगा, राज्य का क्या होगा? एक वही तो है जो इस राज्य को संभालेंगे। कुछ ही देर में राजकुमार अर्जुन वहां आ जाते हैं और सारी बातें सुनकर बोलते हैं, जी पिताजी, आप जरा भी चिंता न करें। हम उस मायावी झरने का राज पता करके ही वापस लौटेंगे और हमारा संकल्प है हम आपके परम मित्र चरणदास जी को भी शीघ्र ही आपके समक्ष पेश करेंगे। जरूर राजकुमार, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप अवश्य ही विजय होकर के लौटें। अर्जुन इतना बोलकर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल देते हैं। चलते चलते राजकुमार पूरी तरह थक गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी कुछ ही दूरी पर एक सुंदर सा हिरण दिखाई पड़ता है, जिसे देख राजकुमार उस सुंदर हिरण के पीछे पीछे चल देते हैं और चलते चलते एक झरना नजर आया। हिरण जैसे ही झरने के पास पानी पीने के लिए जाता है, अचानक झरने की रोशनी में हिरण गायब हो जाता है। अरे ये क्या, हिरण तो इस झरने के जल को पीने गया और वह गायब हो गया है। अच्छा, तो यही है वो मायावी झरना जिसके जल को छूने से गायब हो जाते हैं। राजकुमार दूर से ही झरने को अपने कठोर वचनों में बोलते हैं, हे दुष्ट मायावी झरने, आखिरकार क्या मिलता है तुम्हें मासूम लोगों को गायब करके? क्यों यहाँ के यात्रियों को परेशान करते हो? अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो आओ, मेरे सामने आओ और आकर मुझसे मुकाबला करो। मैं भी तो देखूं कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। तभी बदले में झरने से एक आवाज आती है, राजकुमार, तुम वो पहले साक्षी हो जिसने मुझे ललकारा है, मगर याद रखो मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अरे अरे, तुम तो पहले ही डर के मारे दूर खड़े हो। हिम्मत है तो आओ, मुझे छू कर दिखाओ। राजकुमार क्रोधित होकर झरने के पास जाते हैं और जैसे ही झरने के जल को छूते हैं, झरने की रोशनी में गायब हो जाते हैं और झरने के पीछे जाते ही राजकुमार को गायब हुए सैनिक, राजा के मित्र, सभी के सभी एक शीशे के अंदर कैद नजर आते हैं। हे मायावी राक्षस, आओ मेरे सामने आकर मुकाबला करो अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तभी अचानक एक सुंदर सी स्त्री सामने आती है
जिनको हैरानी से देखकर राजकुमार बोलते हैं, आप तो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी मोहिनी हैं, मगर आप यहाँ ये सब क्यों कर रही हैं? राजकुमार, ये कोई मेरी मर्जी नहीं है जो मैं राहगीरों को गायब करती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ उस श्राप के कारण जो एक ऋषि से मुझे मिला है। जब से ये मिला है, बाहर की रोशनी मानो मेरे लिए मिट गई हो। मगर राजकुमारी, ये श्राप आपको कैसे मिला? एक समय मैं जंगल में भ्रमण पर निकली थी। तभी यहाँ झरने के पास एक ऋषि को तप करते देख मेरा मन मोहित हो उठा। अरे वाह, इस शांत घने जंगल में यह मन को मोहने वाले ऋषि को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन की एक अच्छे साथी की खोज पूर्ण हो गई। मगर यह कब उठेंगे? और फिर कुछ ही देर में वहाँ एक सुंदर हिरण के बच्चे को देखा, और जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी तो उसके भागने के कारण ऋषि का कमंडल गिर गया, जिसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और वह क्रोधित हो उठे। हे स्त्री, तूने मेरी वर्षों की तपस्या में विघ्न डालकर अच्छा नहीं किया। मैं पिछले 2 वर्षों से यहाँ तपस्या में लीन था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुस्साहस करने की? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता पर तुझे इतना घमंड है, वो सदा के लिए इस झरने के पीछे कैद हो जाएगी। ऋषि, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। मेरा आपकी तपस्या भंग करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए। यह एक गलती जो मुझसे जाने अनजाने में हुई है। मुझे क्षमा करके इस श्राप से मुक्त कर दीजिए ऋषिवर। मगर हे स्त्री, मेरे मुख से निकला हुआ श्राप एक तीर कमान की भांति होता है जो कभी वापस नहीं हो सकता। मगर इस श्राप से तुम्हें सिर्फ एक कोई मनुष्य ही मुक्त कर सकता है। राजकुमारी, अगर कोई मनुष्य ही इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, तो फिर तुम राहगीरों को इस झरने के पीछे क्यों कैद करती हो? वह कैसे? मुझे कोई मनुष्य भला इस श्राप से कैसे मुक्त कर सकता है? हे स्त्री, मैं तुम्हारी इस गलती को बदल तो नहीं सकता, ना ही मैं अपना श्राप वापस ले सकता हूँ, मगर इसका उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हें अब से जो भी राहगीर यहाँ से गुजरेगा, जो भी इस झरने का पानी पिएगा, तुम्हें उसे इस झरने के पीछे कैद करके ये परखना होगा कि उसका मन सच्चा है, क्या वो ईमानदार है, और वो कुछ सवालों के जवाब देने में सक्षम होगा, तो ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। तो राजकुमारी, क्या उन सवालों के जवाब आज तक किसी मनुष्य के पास नहीं मिले आपको? नहीं, वह आज तक कोई पूरे नहीं कर पाया। और आज जब तुमने झरने की उस ओर से चुनौती दी है, तो मुझे लग रहा है शायद अब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। पूछने से पहले राजकुमार को वह कहती है, राजकुमार, तुम्हारे साहस को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मगर अभी तुम पूरी तरह से इस झरने की कैद में नहीं हो। एक बार सोच लो, अगर जवाब ना दे पाए तो शायद तुम भी बाकी लोगों की तरह उम्र भर के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। राजकुमारी, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। मैं यहाँ मेरे बाकी साथियों को लेने आया हूँ और मैं इन्हें लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। अगर मैं इस सवालों के जवाब ना दे पाऊँ और इस झरने के अंदर कैद हो जाता हूँ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं मेरे साथियों के बिना यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। ठीक है राजकुमार, तो फिर मेरे सवालों को ध्यान से सुनकर जवाब देना। पहला सवाल है, वह क्या है जो सदा बढ़ता है पर उसे देखा नहीं जा सकता? कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार ने उत्तर दिया, राजकुमारी, वह निरंतर बढ़ता हुआ समय है जो हमेशा आगे की तरफ जाता है, मगर हम कभी उसे देख नहीं पाते हैं। राजकुमार, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल सुनने से पहले क्या तुम बताओगे, जीवन के अंतिम क्षण में तुम अगर सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा?
राजकुमारी, मुझे केवल मेरे लक्ष्य की चिंता है, ना कि मुझे मेरे अंतिम क्षण की, कि मैं अगर सवालों के जवाब ना दे पाया तो मेरा अंतिम क्षण क्या होगा। तो अब दूसरा सवाल सुनिए। वह कौन है जो सबके पास होता है, परंतु जब खो जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है? राजकुमार ने कुछ सोचा, फिर उत्तर दिया, ऐसा जो सबके पास है मगर उसकी कीमत खो जाने के बाद समझ आती है, तो केवल वह मनुष्य का स्वास्थ्य ही है राजकुमारी, जो खो जाने के बाद ही समझ आता है। राजकुमार, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तीसरा और आखिरी सवाल राजकुमार, वह कौन है जो सच्चाई से दूर भागता है? वह जो हमेशा सच्चाई से दूर भागता है वह केवल और केवल झूठ ही है राजकुमारी, जो सदैव सच्चाई से छिपा है और दूर भागने की कोशिश करता है। राजकुमार के जवाब देते ही सभी सैनिक और बाकी लोग झरने के बाहर आ जाते हैं। राजकुमार, आपका यह उपकार हम पर सदा रहेगा। हमें श्राप से मुक्त करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमारी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप हमसे विवाह कर सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आप तैयार हो तो जरूर। राजकुमार सभी के साथ राजमहल की तरफ बढ़ने लगे और राजमहल पहुंचकर राजा अरंडेव को सारी घटना के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, आपने आज उस मायावी झरने का नाश करके ये साबित कर ही दिया। आखिर आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य है राजकुमार। हम शीघ्र ही आपके राज्याभिषेक के लिए आयोजन करेंगे।